ओके हर्ष, आज का टॉपिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। यस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग कर रहे हैं। इसमें से बच्चों मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा। सबसे पहला आएगा इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है बिटवीन फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट, चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इनमें से किसी एक के फीचर से रिलेटेड कोई बात पूछ सकता है। फॉर श्योर मैंडेटरी क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर एंड ड्यू कोर्स। और इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रॉसिंग ऑफ चेक। ठीक है। सो ये मेन चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से करेंगे, जिसमें होल्डर इन ड्यू कोर्स तो सुपर इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए, तो बात करते हैं हम कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बात करूं अगर मैं इंस्ट्रूमेंट की, तो इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट जो, कैसा डॉक्यूमेंट है बेटा, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अंडर द, मतलब लीगल एक्सेप्टेबिलिटी है इस डॉक्यूमेंट की। और ये डॉक्यूमेंट दो पार्टीज के बीच में होगा, जहां एक पार्टी को ये देगा राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव व्हाट, राइट टू रिसीव द मनी। दूसरे को ये देता है ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे। नेगोशिएबल का मतलब होता है बच्चों, एक तरीके से आप एंडोर्समेंट बोल लो, ट्रांसफरेबल बोल लो। वैसे नेगोशिएबल का मतलब ये भी होता है जब दो लोग आपस में कोई चीज मिलकर डिसाइड करते हैं, उसको भी नेगोशिएबल ही बोलते हैं, नेगोशिएट करना बोलते हैं। तो यहाँ नेगोशिएबिलिटी का मतलब है ट्रांसफरेबिलिटी या ट्रांसफरेबल। तो घूम फिर के अ लीगल डॉक्यूमेंट विच गिव्स वन पर्सन राइट टू रिसीव, अदर पर्सन ऑब्लिगेशन टू रिसीव, एंड विच इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि जिसको पेमेंट रिसीव करनी है, द क्रेडिटर या द पर्सन हु हैज टू रिसीव द पेमेंट, ये आगे इनफाइनाइटली अपने इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। अब याद रखना बच्चों, ये उस जमाने की बात है। किस जमाने की बात है बच्चों? ये 1880 की बात है। 1880 आज से बहुत 150 साल पुरानी बातें हैं ये। और 150 साल पुरानी बातें आज के टाइम पे तो एप्लीकेबल होगी नहीं। तो उस टाइम पे आपको पता है कि भाई इतना डिजिटलाइज नहीं था जमाना, तो लोगों के पास पैसे भी कम होते थे, बैंक्स भी उस टाइम पे बहुत कम होते थे। तो ये प्रोमिसरी नोट एक तरीके की लिक्विडिटी देता था कि आपके पास कैश नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन काम करना है, तो आप इस प्रोमिसरी नोट को ले लो, किसी को ये प्रोमिसरी नोट आगे दे दो। तो क्या हुआ, एक तरीके की लिक्विडिटी आपके पास हो गई कि बिना पैसों के भी, बिल्कुल पैसों के इक्विवेलेंट ये चीज आपको मिल गई, जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। आपके जितने भी क्रेडिटर हैं, आप उनको बड़े आराम से थ्रू दीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पेमेंट कर सकते हो। आज के टाइम पे बच्चों इसका उतना स्कोप नहीं है इस पूरे एक्ट का, और इसको तो सिलेबस में होना भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता ये सिलेबस में क्यों डाला हुआ है, क्या सोच के डाला हुआ है। तो आज के टाइम पे इतना डिजिटलाइज है जमाना, जब भी हम लिक्विडिटी की बात करते हैं या मनी की बात करते हैं, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम, किसी को भी कितना भी पैसा देना हो, ये चीजें बहुत आराम से हो जाती हैं। मतलब अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एज सच कोई जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। सेकेंड क्वेश्चन की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आइटम्स आते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आती है बच्चों, इसमें आता है प्रोमिसरी नोट। क्या होता है, बिल्कुल फॉर्मेट वाइज जो मैंने बुक दिया आपको उसमें है। दूसरा होता है हमारे पास चेक, एंड तीसरा होता है हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छी बात यह है बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपने पूरा का पूरा अकाउंट्स में चैप्टर किया हुआ है।
सारी की सारी ट्रांजैक्शन, उनकी एंट्री, क्या कहानी होती है, कौन डेटर होता है, क्या क्या चीज इसके अंदर होती है, ये सारी की सारी बातें आपने पढ़ी हुई है। चेक की बात करें तो चेक आपने कभी ना कभी देखा होगा अपने पेरेंट्स के पास। हो सकता है कि शायद आपके नाम पे अगर बैंक अकाउंट है तो आपकी भी खुद की चेक बुक होगी। तो प्रैक्टिकली आपने चेक को देखा हुआ है कैसे काम करता है। प्रॉमिसरी नोट ये आपने ना देखा है ना इसको पढ़ा है, तो इसको थोड़ा सा डीपली देख लेंगे। और टेक्निकली बच्चों देखा तो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किताबों में क्वेश्चन करें, देखा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, अब हम इसकी बात ही नहीं करते, अब हम बात करते हैं यूपीआई की। जाने क्यों आपको 150 साल पुराना लॉ इंस्टीट्यूट पढ़वा रहा है। खैर, चलते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं बुक में डेफिनेशन के हिसाब से वर्ड टू वर्ड। तो कहता है डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक पेबल आइदर ऑन ऑर्डर और टू द बियरर। अब एक नई बात बच्चों, पेबल के लिए कहता है पेबल ऑन ऑर्डर और बियरर। बियरर का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों धारक। धारक मतलब द पर्सन हु हैज द पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोमिसरी नोट। तो जिसके पास भी धारक होता है ना, और सॉरी, जो भी व्यक्ति धारक होता है उसके पास वो प्रोमिसरी नोट होता है। तो कभी भी किसी चीज की पेमेंट की बात करें तो जिसको पेमेंट लेनी है वो पेमेंट ऑर्डर पे भी ले सकता है, या फिर बियरर, अगर वो बियरर है तो उसको खुद ब खुद पेमेंट मिल जाएगी। इसके लिए बच्चों ऑन ऑर्डर का मतलब ये है कि मैंने आपको चेक दिया है, आप अगर डेट आ चुकी है, आप आज, लाइक मैंने आज के आपको डेट का चेक दिया है, आप आज ले लो, कल ले लो, परसों ले लो, बैंक में डाल दो, बैंक को बोलना 10 दिन बाद इसे मेरे अकाउंट में डालना। तो आप क्या कर रहे हैं, बैंक को ऑर्डर। तो जहां नेगोशिएबल की पेमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट ऑन ऑर्डर होती है उसको बोलते हैं हम पेबल ऑन ऑर्डर। एक होता है बियरर। बियरर में क्या होता है कि जिसके हाथ में भी लास्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा उसी को ही पेमेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप, आपकी जेब में कोई ना कोई एक नोट रखा होगा, 10 का, 20 का, 100 का, 50 का, 1000 का, कितने का भी नोट हो, आप उस नोट को देखिए, उसमें भी लिखा हुआ है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट। तो आप देखिए, और उसमें फिर आरबीआई के गवर्नर ने साइन किए हुए हैं। तो आरबीआई का गवर्नर कहता है जिसके पास भी 10 रुपए का नोट है मैं उसे 10 रुपए ही दूंगा। तो ये, इसकी वैल्यू 10 रुपए है जिसके पास भी नोट पड़ा है। अब सोचो बच्चों, आपके पैसे हैं, ढेर सारी नोटों की गड्डी है, लेकिन वो मेरे पास आ गई, तो आई एम द बियरर। अब मैं बियरर हूं तो पैसों को मैं ही खर्च करूंगा। सो बियरर का कॉन्सेप्ट आता है बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चेक और प्रोमिसरी नोट में भी होता है, सारे के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। जब मैंने किसी और को एंडोर्स कर दिया, सोचिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले मेरे नाम पे था, मैंने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, उसने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। तो ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, और ऐसे करते करते लास्ट में जेड के पास पहुंच गया। जेड कौन है बच्चों? जेड है बियरर। और आपको पता है फाइनली जेड को पहुंचा है तो जेड, उसके पैसे जो भी होंगे वो जेड टुवर्ड जेड पेबल हो जाएंगे। बस इतनी सी बात करता है, जिसको हम बोलते हैं पेबल ऑन ऑर्डर और पेबल टू बियरर। नेक्स्ट आगे कहता है मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी इन विच एक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स इट फॉर बोनाफाइड और वैल्यू। मतलब प्रॉपर्टी का मतलब होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो ओनरशिप उसको मिली है या फिर जो राइट मिल रहा है वो बोनाफाइड है। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में। अब सवाल ये है कि बोनाफाइड होगा कब? सिंपल सा है, मैंने आपको गुड्स बेचे, आपने मुझे प्रोमिसरी नोट दे दिया, तो ये गुड फेथ में हुआ। और फॉर अ वैल्यू, जब गुड फेथ में दिया जाएगा वो एक वैल्यू की पेमेंट के लिए दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे कह रहा हूं मैं एक चेक दे रहा हूं और चेक एकदम खाली है, तो वो चेक किसी काम का थोड़ी, जब तक मेरे खुद के साइन नहीं है, उसमें एक वैल्यू नहीं है। उसके बाद कहता है बच्चों नॉट विद स्टैंडिंग विद एनी डिफेक्ट टू द टाइटल ऑफ एनी प्रायर पार्टी। कहता है किसी प्रायर पार्टी का कोई टाइटल में डिफेक्ट है तो उससे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन अदर वर्ड्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या था मैंने बता दिया, लीगल डॉक्यूमेंट which gives one party right to receive and other party obligation to pay, notwithstanding any defect इन द। अच्छा, ये दोनों लाइनें रिपीट हो रही है, इसको छोड़ देना, ये दोनों लाइनें रिपीट हो रही है। चलिए अब बात करते हैं असेंशियल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। असेंशियल्स के लिए बस इतना सा याद रखो बच्चों, ये एक चेक है जिसमें यहाँ पे लिखा होता है अमाउंट, यहाँ पे लिखना होता है पार्टी का नाम पहली लाइन में,
दूसरी लाइन में लिखना होता है अमाउंट को इन टर्म्स, यहाँ पे फिगर्स में लिखा जाता है, यहाँ पे वर्ड्स में लिखा जाता है। उसके बाद इधर होता है डेट का कॉलम, डेट के बाद इधर होता है साइन, यहाँ होते हैं चेक नंबर। तो मेन जो चीजें हैं बच्चों, डेट, अमाउंट, पार्टी का नाम, अमाउंट इन वर्ड्स एंड उस पार्टी के साइन जो कि बना रहा है उस चेक को, चेक का नंबर, ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। इसके बिना कोई भी चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल नहीं माना जाएगा। तो यही कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो खास बात है, सबसे पहले कहता है फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो वर्ड नेगोशिएशन का मतलब है फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। ट्रांसफरेबल इनफाइनाइटम मतलब इनडेफिनेटली, कि एक बी को बी, सी को सी, डी को कितनी भी बार ये ट्रांसफर हो सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है आगे पढ़ेंगे। गेट्स गुड टाइटल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इवन दो द ट्रांसफरर हैज डिफेक्टिव टाइटल। A negotiable instrument may more than one pay jointly or alternatively, मतलब हो सकता है कि उसमें जो पेमेंट रिसीव करनी है, एक से ज्यादा व्यक्ति उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये जो भी पढ़ रहे हो याद रखना किताबी ज्ञान है। प्रिजम्पशंस, प्रिजम्पशंस मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनता है बच्चों तो कुछ चीज होनी तो मैंडेटरी है उसमें। सबसे पहले एज टू कंसिडरेशन, कि जब भी कोई किसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है तो एक कंसिडरेशन दे रहा है। नेक्स्ट एज टू डेट, डेट होना, फॉर श्योर डेट होनी चाहिए। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस को छोड़ के मैं बोलता हूँ बच्चों एक्सेप्टेंस, लाइक आपने चेक लिख दिया लेकिन साइन नहीं किया तो एक्सेप्टेंस नहीं है। मैंने बीआर ड्रॉ किया लेकिन आपने आके साइन नहीं किया तो आपने बीआर ड्रॉन तो है बट बीआर एक्सेप्टेड नहीं है। उसके बाद टाइम ऑफ ट्रांसफर देखा जाता है, ये होता है बच्चों बिकॉज ऑफ डेट, क्योंकि जैसे मैं चेक की बात करता हूँ, चेक पे एक डेट लिखी हुई है तो आपको पता है डेट से सिर्फ 6 महीने तक चेक वैलिड है। अगर मैं करूंगा कहूंगा आपका चेक रेडी है 1 साल बाद ले जाना, तो वो चेक आपके किसी काम का नहीं है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, ये पता ही है बच्चों कि एंडोर्समेंट कर देते हैं हम उसकी। एज टू स्टैंप, स्टैंप पता ही है, स्टैंप हो सकता है या फिर साइन हो सकता है, ये दोनों चीजें होनी जरूरी है। दैट होल्डर इज होल्डर, जिसने होल्ड किया वो होल्डर है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ये ऐसी बातें कर रहा है। और होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स कुछ और होता है, जो भी होता है वो हम बात में बात करेंगे। एज टू डिसऑनर, अगर डिसऑनर हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं, ये सारी बातें। चलिए, ये है बच्चों आपके पास एक प्रोमिसरी नोट, ये आपको आज के समय पे देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये सब पुरानी बातें हैं। तो कहता है प्रोमिसरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग बैंक नोट करेंसी कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ये याद रखना है बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कुछ खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज होती है कि ये अनकंडीशनल होते हैं। अनकंडीशनल मतलब मैंने आपके नाम पे चेक लिखा है तो आपको पेमेंट हो जाएगी। बैंक वाला ये नहीं कहेगा पेमेंट से पहले नाच के दिखाओ, मतलब कोई कंडीशन नहीं होगी कि आप हमें और पैसे दोगे तभी इस चेक को एनकैश करवा पाओगे। तो जो भी पेमेंट थ्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती है वो सारी पेमेंट अनकंडीशनल होती है। अब ये क्या कहता है बच्चों, साइंड बाय मेकर, ये एक्चुअली ये जो लाइन है ये इस बॉक्स के बाहर आनी थी, ये बॉक्स यहां से शुरू होता है। टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब टू पे मैंने यहाँ लिख दिया 5,000 मनी ओनली टू सर्टेन पर्सन, नाम लिख दिया एक्स, इन द ऑर्डर ऑफ पे सर्टेन पर्सन, या तो एक्स को मिलेगा या एक्स अगर किसी और को ऑर्डर कर दे उसको मिलेगा। फिर यहाँ लिखा जाएगा 500 रुपए, यहाँ लिखा जाएगा प्लेस डेट, उसके बाद मंथ जो भी मतलब डेट है। यहाँ ये है बच्चों, जो प्रोमिसरी नोट का प्रॉमिस है वो ये है कि इस दिन को आई प्रॉमिस टू पे द पर्सन और द बियरर, पर्सन मतलब एक्स वाई जेड, या फिर एक्स वाई जेड अगर किसी और को ट्रांसफर कर दे तो वो व्यक्ति हो जाएगा बियरर। ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज अमाउंट विद इंटरेस्ट, अगर इनकेस इंटरेस्ट है, ठीक है, बस ठीक है, विद इंटरेस्ट के बाद ये लाइन किसी काम की नहीं है। और उसके बाद जो मेकर होगा वो साइन कर देगा। अब साइन करने वाले ने लिखा है मैं पे करूंगा, तो आप खुद समझिए कि अगर प्रोमिसरी नोट की बात है तो जो मेकर है, मेकर ही कौन हुआ, पेयर। और दूसरा जो बंदा है जो उसको एक्सेप्ट करेगा, जो व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा वो कौन होगा, पे। याद रखना बच्चों ये पार्टी एकदम चेंज हो जाएगी अगर मैं बात करता हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। अगर मैं बात करता हूं बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो मेकर होता है उसको बोलते हैं ड्रॉर। पर जो ड्रॉर है, अच्छा हाँ ऑफ कोर्स, ड्रॉर इज ऑल्सो पेयर, सॉरी ड्रॉर इज पे।
पे मतलब ड्रॉअर को पैसे मिलेंगे, और जो ड्रॉई है उसको पेमेंट करनी पड़ती है, वो होता है पेयर। तो यहाँ ड्रॉअर या मेकर पे ही हो गया, यहाँ पे मेकर जो होता है वो पेयर होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब कैरेक्टरिस्टिक बना रहा है, सबके कॉमन ही आएंगे, राइटिंग में होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, एक प्रॉमिस टू पे करेगा वो। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस होगा, साइंड बाय मेकर, प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम। ये बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कहता है प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, मतलब नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट में ये नहीं लिखेगा कि मैं आपको 10 बकरियां लाके दूंगा, पैसा ही मिलेगा। पे मस्ट बी सर्टेन, पे मतलब जिसको पेमेंट मिलनी है वो सर्टेन होना जरूरी है। उसके बाद स्टैम्प्ड होना चाहिए। फिर पार्टीज की बात आई तो एक मेकर है और एक पेई है। मेकर जिसने वो प्रॉमिसरी नोट बनाया है, पेई जिसको वो पेमेंट मिलेगी। ठीक है, बात खत्म। अगली बात आती है बच्चों हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। क्या होता है वो आपको पता ही है। आगे कहता है टू पे द सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन, ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी एक व्यक्ति को मिलेगा या उसके ऑर्डर पे किसी दूसरे व्यक्ति को मिलेगा, या फिर जो बियरर होगा उसको मिलेगा। ये फॉर्मेट है बच्चों इसका। अमाउंट, डेट, प्लेस, ये सब कौन लिखता है? ये सब लिखता है ड्रॉर है, लेकिन आके फाइनली ड्रॉर जब ड्रॉ कर देता है ये आके साइन कर देता है। उसके बाद असेंशियल्स की बात करते हैं बच्चों, वही सारे असेंशियल्स है जो आपने प्रोमिसरी नोट के लिए पढ़े हैं। दैट इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट कंटेन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, ऑर्डर टू पे, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। ये सारी की सारी बातें हो गई है। अब बात करते हैं पार्टीज की। तो पहला ड्रॉर होता है। ड्रॉर व्यक्ति जो होता है बच्चों उसी को हम क्रेडिटर बोलते हैं, जिसको पैसे लेने हैं। दूसरा व्यक्ति ड्रॉई होता है जो कि डेटर होता है या जिसको पेमेंट करनी है, पेई हो गया, सॉरी पेयर हो गया, नॉट पेई, पेयर। और एक पेई होता है हु विल गोइंग टू रिसीव द पेमेंट, जिसको पेमेंट रिसीव होने वाली है। अब ये ड्रॉर भी हो सकता है या कोई ड्रॉर का एंडोर्सी भी हो सकता है, अगर एंडोर्समेंट की गई है तो। ठीक है, ये भी खत्म। अब बात करते हैं हम चेक की। तो चेक कहता है चेक इज बिल्स, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। अब याद रखना है बच्चों, चेक में ना हम बैंकर को बीच में ले आते हैं कि भाई बैंक तुम पेमेंट करोगे, तुम्हें हम पैसे दे देंगे। तो आपको पता है जब चेक की पेमेंट होती है तो हमारे अकाउंट में पैसा होता है, वहां से पैसा कट जाता है। तो जब हम अपनी ट्रांजेक्शन में बैंक को बीच में ले आते हैं तो वो बन जाता है हमारा चेक। नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड, मतलब जब तक आप, ये कहता है ये हमेशा डिमांड पे होगा, बियरर वाली बात नहीं है। चेक मैंने अपने पास रखा है, जब तक बैंक में जाके नहीं लगाऊंगा, बैंक को ऑर्डर नहीं करूंगा कि मेरे को पैसे दो, तब तक नहीं मिलेंगे। ठीक है, असेंशियल्स की बात करते हैं बच्चों, वही सारे के सारे असेंशियल्स है जो आपने अभी तक पढ़े हैं। पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ड्रॉर है, ड्रॉई है और पेई है। पेई मतलब जिसको लास्ट में पेमेंट मिलेगी। ड्रॉई कौन हुआ? द बैंक टू हुम चेक इज ड्रॉन इज कॉल्ड ड्रॉई, ही मेक्स द पेमेंट। ठीक है, ड्रॉर कौन हुआ? जिसके नाम पे ये जिसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है। प्राइमरी लाइबिलिटी मतलब जैसे ये चेक है, मैंने आपको दिया, मैंने साइन किया, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस चेक को, मेरी तरफ से पेमेंट जाएगी। ड्रॉई को पेमेंट जानी है अगर ड्रॉई अपने बैंक में दिखाएगा। नॉर्मली बच्चों याद रखना है, यहाँ पे ड्रॉई जो होता है ना, ड्रॉई हम बैंक को मानते हैं, क्योंकि लास्ट में जो पेमेंट हमने दे दी, प्राइमरी लाइबिलिटी हमारी थी, हमने बैंक को दे दिया, और फिर बैंक ने वो पैसा जिस भी व्यक्ति को देना था उसको दे दिया। फिर एक चीज आती है बच्चों, ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? which is truncated during the course of clearing cycle, either by clearing house or bank, whether paying receiving payment immediately for generation of electronic image, मतलब for transmission, मतलब जब कोई चेक आप क्लियरिंग के लिए दे देते हैं, क्लियरिंग पे देने से लेके जब तक वो क्लियर नहीं हुआ है उसको ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं। फिर एक आता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक चेक। ये कहता है कि ये एक मिरर इमेज होती है किसी चेक की, एंड इट इज जनरेटेड, रिटन एंड साइन टू सिक्योर मिनिमम, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक चेक है ये सिर्फ कहने की बातें हैं। याद रखना है, फिर से इसमें कुछ बातें ऐसी आएंगी जो आपको लगेगी यार ये क्या बात कर रहा है, तो याद रखो ये 150 साल पहले की जो दुनिया, 150 साल पहले की जो दुनिया थी तब के लिए ये एक्ट बना था। तो कुछ बातें इसके अगर ऊपर से चली जाए तो जाने देना, लड़ना मत। ठीक है, फिर कहता है बच्चों ड्यूटीज ऑफ कलेक्टिंग बैंक, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रंकेटेड चेक। एक डिफरेंस दे रखा है, सिर्फ रीड करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट कहता है कैपेसिटी ऑफ पर्सन टू बी पार्टी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।
कौन व्यक्ति है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट बन सकते हैं? सबसे पहले कहते हैं पर्सन इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ये तो सिंपल सी बात है बेटा, जो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी लगता है। कौन कौन रखता है कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी? मेजर पर्सन, सॉल्वेंट पर्सन, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एंड हाँ मेजर सॉल्वेंट एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, साउंड माइंड। ये सब लोग होने चाहिए, ये सब कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये कहता है इतना तो ठीक है, लायबिलिटी इन केस ऑफ माइनर। अब फिर से यही बात आती है, क्या माइनर पेमेंट कर सकता है? क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन करके किसी को दे सकता है? अगर दे भी देगा तो लायबिलिटी उसकी नहीं होगी। लेकिन क्या आप माइनर को चेक दे सकते हो? तो आंसर इज यस, माइनर के बेनिफिट के लिए हम दे सकते हैं। अब बच्चों क्लासिफिकेशन दे रहा है, ये खुद देख लेना, फर्जी बात है। ओके बच्चों, अब ये हमें बता रहा है कि इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। ऑर्डर मतलब जब ऑर्डर देंगे तब पेमेंट होगी, और बियरर मतलब जो उसको होल्ड करेगा उसको पेमेंट मिलेगी। आगे ये डिमांड टाइम इंस्ट्रूमेंट, ये सारी की सारी बातें वही 150 साल पुरानी है, एक बार बस रीड कर लेना। उसके बाद कहता है बच्चों मेच्योरिटी, याद रखना है ये आपका 1 मार्क में बहुत बार पूछा गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड इज एंटाइटल्ड टू 3 days ग्रेस पीरियड। ये आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जब मैंने क्वेश्चन कराए थे तभी बता दिया था कि 3 days ग्रेस पीरियड आप लेके चलना। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डेज ऑफ मेच्योरिटी, कैसे हम मेच्योरिटी डेट को वो करते हैं, इसको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3 दिन का ग्रेस पीरियड है, बस उतना याद रखो। उसके बाद बात करते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या है? जब मैं खुद अपनी मर्जी से अपनी जो मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको किसी और के नाम पे कर दूं या फिर कुछ एंडोर्स कर दूं किसी और के लिए। तो कहता है नेगोशिएशन मींस ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफर का मतलब हो गया बच्चों ओनरशिप या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देना, कि भैया ये 5,000 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या चेक था जो कि मुझे मिला था, अब मुझे आपको पैसे देने हैं तो ये लो, ये चेक आप रख लो। तो मैंने क्या कर दिया, उस चेक को नेगोशिएट कर दिया या नेगोशिएशन कर दिया उस चेक का। ठीक है, अब ये कहता है नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी जहां पे आप किसी को प्रॉपरली दे के आते हो और नेगोशिएट कर देते हो। दूसरा होता है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट मतलब कि आपने, देखिए बच्चों डिलीवरी का मतलब ये था कि मेरे पास एक चेक था, मैंने चेक आपको दे दिया। अगर चेक आपको मिल गया, क्या मैंने चेक पे आपका नाम लिखा? आंसर इज नो, दो दो नाम तो चेक में लिख नहीं सकते। लेकिन एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें जिस व्यक्ति को भी एंडोर्स किया जाएगा उसका नाम आगे ऐड कर दिया जाता है। मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट ये आपको पता ही है। टाइप ऑफ एंडोर्समेंट बस एक बार देख लेना बच्चों, फर्जी बातें। और फिर से ये देखो, यहाँ पे ना आपके पास कुछ अजीब अजीब से वर्ड आएंगे, जैसे ये रहा सेंस प्रेसिस, सेंस रिसोर्स, स्पेक्युलेटिव। तो बेटा ये सारे के सारे वर्ड उस टाइम के लिए हैं 150 साल पहले, और वो भी ये सब लैटिन वर्ड में है। इंग्लैंड वालों के लिए चीजें बनाई गई थी, इंडिया वालों ने तो बस कंट्रोल पेस्ट कर दिया। चलिए, असेंशियल्स फॉर वैलिड एंडोर्समेंट वही है, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और होल्डर के लिए होना चाहिए या होल्डर साइन करेगा। काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट आपको खुद रीड करना है, मेरी तरफ से इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ एक ही बारी में समझ आ जाएगा। नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट में डिफरेंस क्या होता है? देखो बच्चों, नेगोशिएशन का मतलब होता है जब मैं किसी दूसरे के नाम पे कर दूंगा। असाइनमेंट का मतलब होता है कि मैं किसी और को दे रहा हूं, अपनी जगह किसी और को दे रहा हूं। बस डिफरेंस ये है कि नेगोशिएशन सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में होता है। बाकी इसके अलावा अगर आप किसी और को देते हो तो उसे असाइनमेंट भी बोलते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए असाइनमेंट वर्ड नहीं होता। लेकिन सोचो बच्चों, किसी और रीजन से मैंने आपको गुड्स भेजे थे, आपको मुझे पेमेंट देनी है, मैंने कहा मेरी जगह किसी और को पेमेंट कर देना, तो मैंने अपनी पेमेंट का असाइनमेंट कर दिया। लेकिन वही पेमेंट के अगेंस्ट अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया होता जो मैं किसी और को दे रहा हूं, तो मैं वर्ड असाइनमेंट की जगह नेगोशिएशन का यूज करूंगा। बस ये एक डिफरेंस है, इसको देख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब आ गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम, क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो ये रहा बच्चों चेक, याद रखना है क्रॉसिंग ऑफ चेक हमें पढ़ना है, चेक के अलावा किसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की हम बात नहीं करेंगे।
अब देखो बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना क्यों था? इसका रीजन था बनने का कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाए, ट्रांसफर। कितना ट्रांसफर किया जाए? इनडेफिनेट, मतलब इनफाइनाइटली। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाने का रीजन ही यही था कि लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए एक व्यक्ति से पेमेंट दूसरे के पास जाए बिना किसी दिक्कत के, जल्दी से जल्दी पेमेंट्स होती रहे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक बंदा ड्रॉ करे, दूसरा एक्सेप्ट करे, एंड जो स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस है ना, वो होती रहे। लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे, एक तो प्रॉमिसरी नोट मिलेगा नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिलेगा नहीं, तीसरा जो मिलेगा वो है चेक, और चेक पे भी सब ऐसे क्रॉसिंग कर देते हैं। चेक को क्रॉसिंग करने का मतलब होता है कि अब ये किसी और के नाम पे नहीं दिया जा सकता, आपने इसकी ट्रांसफरेबिलिटी को एलिमिनेट कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया या खत्म कर दिया। तो बच्चों, अगर मैं चेक की ट्रांसफरेबिलिटी ही खत्म कर रहा हूं, तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो ये हुआ ही नहीं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पहला ही वर्ड नेगोशिएबल है, तो इसमें नेगोशिएबिलिटी तो रही ही नहीं। तो जब नेगोशिएबिलिटी नहीं है तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है, ये तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बचा। सही बात है ना? तो इसीलिए आपको याद रखना है कि क्रॉसिंग ऑफ चेक जो होता है वो नेगोशिएबिलिटी को खत्म कर देती है। चलिए, क्या कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक? क्रॉसिंग मीन्स डायरेक्शन गिवन बाय ड्रॉअर चेक टू ड्रॉई बैंक not to pay the check on counter of the bank but to pay the person who represent through a banker। कहता है कि ये कोई व्यक्ति, अगर क्रॉसिंग का मतलब है कोई व्यक्ति बैंक के पास आएगा कि इस चेक के अगेंस्ट पैसे दे दो, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे किसको मिलेंगे? उस व्यक्ति के बैंकर को। बैंकर का मतलब है उसके बैंक को। आपको भी पता है बच्चों, जब भी चेक को हम बैंक में लगाते हैं तो पैसे हाथ में नहीं आते, पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं। लेकिन मैं आपको एक चेक बना के दे रहा हूँ बच्चों जिसपे मैंने क्रॉसिंग नहीं करी। अगर क्रॉसिंग नहीं करी है और आपका नाम है, तो आप बस अपनी आईडी दिखाइए और चेक दिखाइए, आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो बस वही है, उसको थोड़ा सा वो करने के लिए हम क्रॉसिंग कर देते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग में सबसे पहले आता है बच्चों जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है कि जनरल क्रॉसिंग में ये कहता है हम एंड वर्ड्स भी लिख देते हैं, वरना ऐसा कुछ होता नहीं है। ये रही बच्चों जनरल क्रॉसिंग। इसका मतलब अब क्या होगा, पेमेंट कहाँ जाएगी? पर्सन की जगह पेमेंट जाएगी बैंक अकाउंट। जो भी पर्सन दिखाएगा उसको बस अपनी डिटेल भरनी है, उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट चली जाएगी। फिर जनरल के बाद आता है बच्चों स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे पर्सन का नाम लिख दिया, तो पर्सन का नाम लिखा है तो उस पर्सन के अकाउंट में ही जाएगा। या फिर हो सकता है मैंने यहाँ एंड कंपनी लिख दिया, या फिर हो सकता है मैंने लाइन के अंदर लिख दिया है एसबीआई। तो अगर एसबीआई लिखा है तो उस व्यक्ति के एसबीआई अकाउंट में ही पैसा जाएगा और कहीं पैसा नहीं जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, क्रॉसिंग का मतलब सिर्फ टू ट्रांसवर्सल लाइन होती है। मोस्टली इसमें आपसे कुछ बड़ी चीज नहीं पूछेगा, क्रॉसिंग में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रिलेटेड चीज ही पूछेगा। नेक्स्ट आता है अकाउंट पे। अकाउंट पे का नाम मतलब वही है, पे मतलब जिस बंदे को पेमेंट रिसीव करनी है वो अपने अकाउंट में पेमेंट रिसीव करेगा। तो नॉर्मल क्रॉसिंग भी वही होती है, अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग भी वही होती है। नेक्स्ट आता है बच्चों बाउंसिंग एंड डिसऑनर ऑफ चेक। कहता है इफ ड्रॉअर हैज सफिशिएंट फंड इन द अकाउंट सच फंड्स प्रॉपर्ली एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ चेक। कह रहा है अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो चेक के अगेंस्ट लगेंगे और पेमेंट हो जाएगी। देन द ड्रॉअर ड्यूली रिक्वायर्ड टू पे द चेक इन केस ऑफ डिफॉल्ट। कहता है अगर डिफॉल्ट हो गया, इट शैल ड्रॉ शैल कंपनसेट लॉस कॉस्ट बाय हिम। अब आपको भी पता है बच्चों, जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्वेश्चन कर रहे थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो रहा था तो वहां पे नोटिंग चार्जेस पे होते हैं। पर नोटिंग चार्जेस लाइक आपने मुझे चेक दिया, चेक डिसऑनर हो गया, मेरे अकाउंट में बाउंसिंग चार्जेस लगे, तो वो चार्जेस मैं आपसे वसूलूंगा, अपना पैसा तो वसूलूंगा वसूलूंगा। जो नॉन पेमेंट की वजह से मेरे को नुकसान हुआ, चाहे वो नोटिंग चार्जेस का हो चाहे वो किसी और चीज का हो, वो मैं आपसे वसूल लूंगा। उसके बाद ये कहता है बच्चों कि अगर ड्रॉअर जो अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसके अगेंस्ट ये सारी लाइबिलिटीज हैं। पर ऐसी जो कंडीशन है इसको आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तो बात रही नहीं, अब सिर्फ चेक की है। और चेक के लिए भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कुछ नई वो निकली हुई है, क्या बोलते हैं उन्हें, न्यू अपडेट्स आई हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चेक से रिलेटेड कहता है कि 6 महीने तक की जेल हो सकती है। और भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको नहीं पढ़नी है, तो इसलिए छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई बच्चों, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर का मतलब होता है ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू पोजेशन, याद रखना, पोजेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम।
he must entitled to receive or recover the amount due on negotiable instrument from the parties liable on neगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे चेक पे मैंने साइन किया है और मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा इसे अपने पास रखो, तो आप चाहे तो अपना नाम लिख के उस पर पेमेंट ले सकते हो। तो आपको मैंने दिया है, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ मेरे को सेल किया होगा तब मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे ही दे दिया कि बेटा चलो मजे करना। तो आपने इसको अर्न किया है क्या, आपने इसको कमाया है? आंसर इज नो। क्या आपने मेहनत करी? आंसर इज नो। इसीलिए आपको क्या बोला जाएगा? होल्डर। दूसरा होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना बच्चों। होल्डर इन ड्यू कोर्स कहता है कि वो पहले तो एक होल्डर होगा और किसके अगेंस्ट बनाए होल्डर? अगेंस्ट कंसिडरेशन। तो जब मैंने आपको कहा था ये लो चेक घूमो फिरो, क्या आपने कंसिडरेशन दी कुछ बदले में? आंसर इज नो। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ होल्डर बोला जाएगा। लेकिन जहां आप बदले में कुछ कंसिडरेशन दोगे तो आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स बोला जाएगा। ओके। नेक्स्ट कहता है ही मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर मेच्योरिटी। उसे मेच्योरिटी से पहले ही हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। उसके बाद कहता है कि उसको जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा वो गुड फेथ में मिलेगा। गुड फेथ मतलब कि मैंने आपके साथ ट्रांजैक्शन करी, आपको पता है कि आप कौन हो, मैं कौन हूं, और हम हर चीज एक दूसरे को बता रहे हैं, कोई एक दूसरे के साथ फ्रॉड नहीं कर रहा है या डिसीव करने का किसी का कोई एम नहीं है। तो हमारे बीच में जो भी हो रहा है वो सब गुड फेथ में हो रहा है। अब ये कुछ पॉइंट है बच्चों, एग्जाम्पल्स। कहता है अगर एक्स ने चेक स्टील किया है, सोचो बच्चों अगर चेक चुराया है, यहाँ एक चीज दे रहा है होल्डर इन वैल्यू, आप होल्डर इन वैल्यू को मत देखना, आप सिर्फ देखो होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर किसी व्यक्ति ने चेक चुराया तो होल्डर तो है, क्योंकि क्या आ गई उसके पास? पोजेशन। बट क्या उसने कंसिडरेशन दी? आंसर इज नो। तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स गेट्स चेक्स फॉर कंसिडरेशन बट आफ्टर मेच्योरिटी। तो हमने पढ़ लिया होल्डर इन ड्यू कोर्स को बिफोर मेच्योरिटी मिलता है, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट कहता है एक्स गेट्स चेक बिफोर मेच्योरिटी, उसको कंसिडरेशन के अगेंस्ट चेक मिला है और मेच्योरिटी से पहले मिला है, तो फिर हम मानेंगे कि जो एक्स है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, एट द सेम टाइम वो होल्डर भी है। अब बच्चों प्रिविलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फायदे क्या है होल्डर इन ड्यू कोर्स के। सिंपल सी बात है बच्चों, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो है जिसने मेहनत करके अर्न किया है, कंसिडरेशन के अगेंस्ट दिया है, तो इसके पास जो राइट होता है इसका राइट कोई भी खराब नहीं कर सकता। मतलब देखो बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी, फिर से ए बी सी डी ई एफ जी, ये व्यक्ति होल्डर है और ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं एचडीसी का, होल्डर इन ड्यू कोर्स। बच्चों ए ए ने बी से कुछ गुड्स खरीदे और बदले में उसे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया। बी ने अपने बेटे सी को कहा ले बेटे तू पैसे ले जा और ऐश कर। सी ने अपने दोस्त से कहा कि भाई ऐसा कर कि मेरे को पार्टी दे दे, बदले में मेरे से पैसे ले लियो। डी ने ई बी के पास आया, चोरी करके ले गया, एफ उसके पास से चोरी करके ले गया, जी उसके पास से चोरी करके ले गया। या छोड़ो, एफ ने जी को ऐसे कहा कि भाई रख ले मजे करियो। जी के पास फाइनली किसके पास है इंस्ट्रूमेंट? जी के पास। मान लो अब ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है, सबसे पहले क्या जी होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स है? तो आंसर इज जी होल्डर है। अगर होल्डर है और इसको पेमेंट नहीं मिली तो ये किसके अगेंस्ट एक्शन लेगा? जो भी प्रायर पार्टी है या तो उसके अगेंस्ट, या जिसको अल्टीमेट जो पेई है पेयर है उसके अगेंस्ट, जिसको लास्ट में पेमेंट करनी थी। ठीक है, जो प्रिंसिपल डेटर रहा होगा उसको। क्या ये इन सबके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये होल्डर है। वहीं बच्चों फर्क नहीं पड़ता कि पिछली चेन में कौन होल्डर है, कौन होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अगर जी होल्डर इन ड्यू कोर्स है और इसके साथ आपने डिसऑनर कर दिया तो ये एफ के अगेंस्ट तो पेमेंट एक्शन लेगा ही लेगा। एफ के अलावा ए, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर कौन है? ए, इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। लेकिन इसके अलावा ये सारी की सारी पार्टीज के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो यही इसका इतना प्रिविलेज होता है। तो कहता है होल्डर हु डिराइव्स द टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स एट द सेम राइट एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। कहता है जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स के सारे राइट्स मिलेंगे। कहता है नो प्रायर पार्टी कैन सेट द डिफेंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज ड्रॉन मेड एंडोर्स बाय हिम विदाउट एनी कंसिडरेशन। कहता है जिसको बिना कंसिडरेशन के मिला हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो अपना डिफेंस नहीं ले सकता कि भैया मैं खुद होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हूं तो आप मेरे अगेंस्ट कैसे एक्शन ले रहे हो। तो कह रहा है वो अपना डिफेंस ये बोल के नहीं ले सकता कि मुझे विदाउट कंसिडरेशन मिला है तो मैं नहीं जानता। उसको वो सारी की सारी पार्टी को स्यू करेगा। यही बात मैंने आपसे कही है कि
होल्डर इन ड्यू कोर्स से पहले जो व्यक्ति हैं वो होल्डर रहे हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, ये व्यक्ति सबके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। कहता है नो प्रायर पार्टी, प्रायर पार्टी मतलब बच्चों जितनी भी प्रायर पार्टी रहेंगी वो सारी की सारी स्टैंड एज द डिफेंस टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज लॉस्ट और वाज ऑब्टेन्ड बाय ऑफेंस और फ्रॉड। ये नहीं कह सकता कि हमसे गलती से हो गया, किसी ने फ्रॉड किया हमारे साथ, ये बातें नहीं सुनी जाएगी। नेक्स्ट कहता है नो प्रायर पार्टी एलिज, ठीक है, ही कैन क्लेम फुल अमाउंट of negotiable instrument even though such amount is excess of the amount authorized by person delivering the inchoate negotiable instrument। मतलब ये हुआ बच्चों कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कितने रुपए लिखे हैं, 100 रुपए। सिंपल सी बात है, ये तो आपको भी पता है, चेक 100 रुपए का होगा तो कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए। अगर आपको सिर्फ मैंने 80 रुपए देने थे लेकिन चेक 100 रुपए का है तो आपको तो उसके अगेंस्ट 100 ही रुपए मिलेंगे। अब बचे हुए 20 रुपए की हमारी सेटलमेंट कैसी होती है, ये अलग बात है। नेक्स्ट आता है बच्चों होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बच्चों, जिस भी चीज में मैं आपके लिए स्टार लगाता हूँ वो आपके एग्जाम में जरूर आती है। तो होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स में सबसे पहला पॉइंट आया कंसिडरेशन। तो होल्डर के लिए पता है आपको विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंसिडरेशन मैंडेटरी होती है। बिफोर मेच्योरिटी की बात करें तो होल्डर बिफोर मेच्योरिटी हो सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स आफ्टर मेच्योरिटी हो सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स बिफोर मेच्योरिटी होता है। नॉर्मल होल्डर आफ्टर मेच्योरिटी भी हो सकता है। गुड फेथ की बात करें तो होल्डर के लिए गुड फेथ की जरूरत नहीं है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए मस्ट बी ऑब्टेन्ड विद गुड फेथ। प्रिविलेजेस की बात करें तो होल्डर जो होता है उसके पास प्रिविलेजेस नहीं होते हैं, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में है, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसके पास सारे के सारे प्रिविलेजेस हैं। राइट टू स्यू में कहता है कि होल्डर को सारी प्रायर पार्टीज को स्यू करने का राइट नहीं है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स को सारी प्रायर पार्टीज को स्यू करने का राइट है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास होल्डर इन ड्यू कोर्स। आगे की जो कहानियां है आपको सिर्फ रीड करनी है, इसमें से अगर कुछ काम की चीज होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, वैसे और कुछ है नहीं। अब बच्चों नेक्स्ट कहता है डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिस्चार्ज मतलब खत्म कैसे करोगे। दो तरीका है, या तो पेमेंट कर दो या तो पेमेंट मत करो। पेमेंट नहीं होगा तो डिसऑनर, पेमेंट हो गया तो ऑनर, बस इतना ही है। हाँ ऑफ कोर्स उससे पहले उसे कैंसिल भी किया जा सकता है, आप उसे वेव भी कर सकते हैं। वेवर कैसा होता है, जैसे मैंने आपको चेक दिया 5 लाख रुपए का, मैंने कहा इसकी पेमेंट ले लेना, आप चेक लगाने ही वाले थे, मैंने कहा कि भाई वो जो चेक आपको दे रखा है ना, मैं उसे कैंसिल कर रहा हूँ, तो आप उसे बैंक में मत लगाना, क्योंकि आपने बैंक में लगाया तो क्या होगा, बाउंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लैप्स ऑफ टाइम, उसमें एक डेट है, डेट के बाद कुछ ग्रेस पीरियड मिलता है, 6 महीने तक वैलिडिटी होती है। अगर वो टाइम लैप्स हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो खत्म हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी पार्टली प्राइमरीली लायबल, कहता है अगर जिस पार्टी को पेमेंट करनी थी वो इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया। मटीरियल अल्टरेशन, अगर कोई अल्टरेशन कर दी तो भी डिस्चार्ज हो गया। नेगोशिएशन टू एक्सेप्टर, अगर मैंने जिससे वो पेमेंट ली थी वापस मैंने उससे कुछ गुड्स खरीदे और उसे वापस वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो अब उसी व्यक्ति ने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया और अब वही एंडोर्सी बन चुका है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, तो इसका मतलब अब उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया। बस ठीक है बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ इतना ही है, इसके आगे जो भी चीजें दे रखी हैं आप उसको जस्ट एक बार रीड कर लेना। एक चीज पे मैं बस तार लगा के आपको उसका होमवर्क दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं है, ठीक है, बस इतनी सी ही चीजें हैं, इसको आप अच्छे से कर लेना। और जो जो चीज मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई है एक बार फिर से बता देता हूँ, क्या क्या चीज बताई मैंने आपको इंपॉर्टेंट। सबसे पहले फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा फीचर्स ऑफ चेक, प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट हमने किया क्रॉसिंग ऑफ चेक, डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम में फॉर श्योर आएगी ही आएगी, और जिसमें जब आप इंटर में होंगे तो आपके पास होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो इंटर वाले जो बच्चे हैं होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्वेश्चन हमेशा उन्हें एग्जाम में मिलेगा एज केस लॉ। ठीक है बच्चों, फिनिश करते हैं इस टॉपिक को।
इसको आप अच्छे से कर लेना। बाय बाय।